महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखे गए पत्र पर भी गृहमंत्री अमित शाह ने अपनी राय जाहिर की है और पत्र लिखते वक्त शब्दों के सही चयन की सलाह भी उन्होंने दी। महाराष्ट्र में जहां पे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है पिछले कुछ महीनों से, वहाँ के गवर्नर भगत कोश्यारी जी ने कहा उद्धव ठाकरे जी से कि आप कब से सेक्युलर हो गए। अभी उनका कुछ दिनों पहले का बयान है। इस बयान को राज्यपाल से ये बयान आ रहा है, इससे आप पार्टी कैसे देखती है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने पत्र पढ़ा है और एक पासिंग रेफरेंस उन्होंने दिया है, मगर मुझे भी लगता है कि थोड़ा शब्दों का चयन टाला होता तो अच्छा होता। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी। एमएसपी बंद करने की बात कहां पर, एक किसानों को भड़काने की बात है। बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। हम सीमाओं पर अपनी एक एक इंच जमीन के लिए जागरूक है, पर उसको कोई छीन नहीं सकता। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को भाषा के सही चयन की भी नसीहत दी थी, जिसका शिवसेना ने स्वागत किया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अमित शाह का आभार जताया और उम्मीद जताई कि राज्यपालों को सही भाषा के इस्तेमाल के निर्देश दिए जाएंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत सर। अमित शाह ने न्यूज 18 को इंटरव्यू दिया, उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों पर उन्होंने बात की है। पहला ये कि जो भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा था और जो बातें कही थी उसको लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने हालांकि कोई रेफरेंस दिया था, लेकिन जो शब्दों का चयन हुआ वो कहीं ना कहीं गलत था। देखिए, गृहमंत्री जी ने जो बयान दिया है, जो साक्षात्कार दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो राज्यपाल के जो नेतृत्व होता है वो गृह मंत्री करता है, गृह मंत्रालय करता है। अगर हमारे गृह मंत्री जी को ये लगा है, ये महसूस हुआ है कि जिस शब्दों का चयन महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखकर किया था वो गलत है, तो हम गृह मंत्री जी से ये बयान से बहुत संतुष्ट है और हम उनके आभारी भी हैं। तो उनको भी ये महसूस हुआ कि जो हमारा सबका जो गुस्सा फूट गया था उसका कारण क्या था। लेकिन अब ये विवाद खत्म हुआ है, खास करके गृह मंत्री जी के बयान के बाद। हम गृह मंत्री जी का आदर करते हैं। तो शिवसेना भी संतुष्ट नजर आ रही है, लेकिन मुंबई में हमारे सहयोगी दिवाकर सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह। शेष जी, अब क्या शिवसेना भी इस विवाद को खत्म करने में ही भलाई देख रही है? नहीं, वो तो सही है, वो तो कह दिया उन्होंने। लेकिन ये गृहमंत्री जी ने जो बात कही है, ये बहुत गंभीर बात है। अब कोश्यारी जी को जो करना था तो कर चुके, बाकी गवर्नरों को भी उन्होंने मैसेज दे दिया है। जो न्यूज 18 को जो बयान दिया उन्होंने, उसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई आप लोग भी संभल के रहिए, इस तरह की न्यूज टॉक मत करिए, क्योंकि आप संवैधानिक कंट्रीब्यूशन पोस्ट पे हैं और उसकी एक मर्यादा होती है। अगर आप व्यंग्य और तंज की भाषा में मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते। ये बहुत ही मुझे लगता है ये बयान स्टेट्समैन लाइक है, ये जरूरी है। और शिवसेना के सामने क्या कर लेते, अगर वो कह देते हाँ ठीक है, उन्होंने ठीक कहा तो भी क्या कर देते, लेकिन उन्होंने वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप संविधान के दायरे में रहिए और इस तरह के शब्दों को लूज टॉक मत करिए, सीधा सीधा इसका ट्रांसलेशन करें अगर हम लोग अपनी साधारण भाषा में। लेकिन वो तो हो गया, तो कर चुके, तो नहीं करेंगे। कोश्यारी जी गंभीर व्यक्ति, लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई आप लोग इस तरह से थोड़ा सा संभल के रहिए। बिल्कुल, तो ये एक सीधे संकेत भी हैं शेष जी कि बाकी राज्यपालों को भी किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। दिवाकर, आप बात कर रहे थे जब संजय राउत से, तो क्या उन्होंने ये मान लिया है कि पूरी तरह से संतुष्ट हैं और इस विवाद को अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते, अगर गृह मंत्री सीधे न्यूज 18 पर यह बात कह रहे हैं?
देखिए, जाहिर तौर पर अगर अमित शाह ने न्यूज 18 को जो इंटरव्यू दिया, खास तौर पर उन्होंने जो बात कही उससे संजय राउत पूरी तरह से संतुष्ट नजर आ रहे थे और उन्होंने हालांकि आशा ये जताई कि जितने भी राज्यों में राज्यपाल हैं, भले ही वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, किसी और पार्टी की सरकार है, वहाँ के राज्यों के राज्यपाल को भी यही नसीहत देनी चाहिए कि जिसकी भी सरकार हो उससे संबंध अच्छे रखें, सौतेला व्यवहार ना करें और किसी पार्टी पक्ष का जो है वो ना लेते हुए जो है आगे की जो अपनी जो संवैधानिक पद है उसका पालन करें। ये संजय राउत ने साफ तौर पर कहा है, लेकिन संजय राउत के बयान में नरमी कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आ रही थी। आज का मुख्यमंत्री सामना पढ़िए उनका, जिसमें संजय राउत ने रोक टोक लिखते हैं आज के दिन, उसमें भी उन्होंने बाकायदा आक्रामक रवैया अपनाया हुआ था। राज्यपाल को लेकर कई सारे सवाल उन्होंने आज भी मुखपत्र में खड़े किए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने ये कहा है कि भगत सिंह कोश्यारी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उससे उन्हें बचना चाहिए था और कहीं ना कहीं अगर वो इससे बचते तो विवाद पैदा ना होता। इस तरह से ये समझा जा सकता है कि शिवसेना तो संतुष्ट है, लेकिन बाकी राजनीतिक दलों का क्या हाल है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के इंटरव्यू पर एनसीपी नेता माजिद मेमन का भी बयान सामने आया और उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि राज्यपाल का राजनीतिक बयान देना संविधान के खिलाफ है। हमारे नेता शरद पवार जी ने पहले ही प्रधानमंत्री को इस पर दुख प्रकट करते हुए कहा था कि गवर्नर को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती और इस तरह के पत्र गवर्नर के द्वारा मुख्यमंत्री को जाएं, ये बहुत ही दुखद और अनैतिक बात है। हमारा ये मानना है कि गवर्नर साहब को इस किस्म की हरकतें बार बार दोहराना, राजनीतिक बयान देना, ये महाराष्ट्र के लिए या देश के लिए ठीक नहीं है और संविधान के विरोध में है। ये एनसीपी का रिएक्शन है, लेकिन न्यूज 18 को दिए गए अमित शाह के इंटरव्यू पर कांग्रेस नेताओं ने भी बयानबाजी की है। कांग्रेस नेता चरण सिंह सापरा ने राज्यपाल को सीधे वापस बुला लेने की मांग की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह जी का यह वक्तव्य कि राज्यपाल को वापरी हुई भाषा से बचना चाहिए था, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं राज्यपाल से गलती हुई है। तो फिर देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्या राज्यपाल को वापस बुलाएंगे? शेष नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिवाकर सिंह भी। शेष जी, कांग्रेस और एनसीपी के तेवर तो नहीं लगते कि ये इससे संतुष्ट हैं। ये लगातार तो अब मांग कर रहे हैं कि राज्यपाल वापस बुला लिए जाएं। ये संविधान के नियमों का उल्लंघन इन्होंने किया है। तो क्या ये एक बार फिर से ड्राइविंग सीट वाली लड़ाई दिखाई दे रही है, क्योंकि शिवसेना संतुष्ट है और ये विवाद को जारी रखना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। ये मजीद मेनन जो है, जो अमित शाह ने कह दिया भाषा से बच रही है और भाषा पे उनको फटकार लग गई है। यानी एक मैसेज दे दिया गया, भाई भाषा पे आप समझ कर रहिए, तो वही तो उन्होंने कहा था। मजीद मेनन की बात के बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। पर कांग्रेस का भी, अगर कांग्रेस सापरा जो है वो मुंबई कांग्रेस के नेता हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, अगर इनकी पार्टी भी यही पोजीशन लेती है तो फिर इनके भी गवर्नरों का जिक्र शुरू होगा और मैं ही बैठ के पोथी लिखना शुरू कर दूंगा। बूटा सिंह से लेके और आज तक जो इनके गवर्नरों ने जो कारस्तानियां की हैं उसका भी तो फिर जिक्र होगा ना फिर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो गवर्नर ने लूज टॉक की और उसका सीधा गृह मंत्री की तरफ से सार्वजनिक मंच पे बाकायदा कह दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं करेगा। हर गवर्नर को मैसेज पहुंच गया है। अगर उसको फिर से इशू बनाएंगे तो फिर वही हाल होगा जो नॉन इशू बनाने पे जो कांग्रेस की आज जो दुर्दशा है। 15 सीट वाली पार्टी 1950। और ये बात तो अब एनसीपी कांग्रेस को देखनी है कि शिवसेना संतुष्ट है, लेकिन वो नाखुश क्यों हैं? क्या वो इसका हश्र चाहते हैं? ये वो खुद तय करेंगे। एनडीए को 2/3 बहुमत मिलने जा रहा है और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर पहले से सीबीआई को दे दे तो चुनावी मुद्दा ही न बनता। शंकाएं तो पहले दिन से खड़ी हो गई थी। एमएसपी बंद करने की बात कहां पर? एक किसानों को भड़काने की बात है। बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। हम सीमाओं पर अपनी एक इंच जमीन के लिए जागरूक है, पर उसको कोई छीन नहीं सकता। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृहमंत्री अमित शाह ने बंगाल के हालात पर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर बताया। साथ ही दावा किया
कि अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी चुनाव में जीत हासिल करेगी? थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैंने बात की थी, इलेक्शन आने वाला है अगले 6 महीनों में। आप बंगाल की स्थिति को आज कैसे देखते हैं? देखिए, बंगाल में कानून और व्यवस्था चरमराई हुई है। अम्फान तूफान आया, पूरी राहत इधर उधर अनाप शनाप घोटालों में चली गई। जो यहाँ से अनाज भेजा गया वो भी घोटालों में तितर बितर हो गया। कोरोना के लिए भी जिस प्रकार की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। कानून और व्यवस्था तितर बितर हो गई है। घुसपैठ बेरोक टोक चालू है। बम बनाने के कारखाने हर जिले में मिलते हैं। स्थिति बहुत खराब है। और सबसे चिंताजनक बात लोकतंत्र के लिए है कि विपक्ष के कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार के मुकदमे और हत्याएं हो रही हैं, मैं मानता हूं कि ये भारत के किसी और राज्य में अब दिखाई नहीं पड़ता। एक जमाने में केरल में होता था, परंतु अब तो वहां पर भी काफी अंकुश आया है। तो आपका क्या अनुमान है? भारतीय जनता पार्टी को क्या उम्मीद है इलेक्शन में अगले साल? हम डटकर लड़ेंगे और मुझे भरोसा है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। कोई चेहरा आपके दिमाग में है जिसको कि चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाएगा? वो तो हो भी सकता है, मगर अभी तो बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस को हटाना चाहती है। तो गृह मंत्री ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ कह दिया कि बंगाल की जनता इस वक्त तृणमूल कांग्रेस को हटाना चाहती है, लेकिन इसके बाद वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हुआ है। और अब टीएमसी सांसद फिरहाद हाकिम ने पलटवार किया और दावा किया कि बंगाल में कोई राजनीतिक हत्या नहीं हुई है। शाह को मैं पूछता हूं, जोगी जी का वहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, अमित शाह ने चुप क्यों था जब थायरस का वो घटना हुआ, जब एनकाउंटर में उसको मार दिया गया, 8 पुलिसकर्मी मर गया, तब अमित शाह क्या बोलना भूल गए थे? ये सब पॉलिटिक्स है। गद्दी में बैठ के स्वराष्ट्र मंत्री गद्दी में बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने अमित शाह के दावे को सही बताया है। उन्होंने दावा किया कि जिस प्रकार नौकरशाही और अपराधियों के गठबंधन हैं, वो बहुत खतरनाक बंगाल में देखने को मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ गवर्नर ने भी अनेक बार पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चिंता व्यक्त की है, और जिस प्रकार हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार हत्या को आत्महत्या में बदला जा रहा है, जिस प्रकार राजनीति का अपराधीकरण हुआ, वहाँ तक तो ठीक है, पर नौकरशाही का अपराधियों से जो गठबंधन है वो बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि यदि निष्पक्ष चुनाव इस प्रदेश में करवाना है तो राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शेष जी, क्या अमित शाह इसी के लिए जाने भी जाते हैं? महाराष्ट्र में उस विवाद को उन्होंने थाम लिया, विवाद खत्म करने की ओर बढ़ा दी बात, तो वहीं अगले साल चुनाव भी है, सीधे हमलावर हो गए टीएमसी पर। लेकिन अब क्या बचाव की गुंजाइश दिख रही है टीएमसी को इस तरह के बयानों पर? नहीं, तो चुनाव अमित शाह जब 7 साल से केंद्र की राजनीति में हैं, जनरल सेक्रेटरी के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, और उन्होंने जहां भी जो काम किया है पूरी तबीयत से किया है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल तो 2014 का दुनिया जानती है, और बंगाल को भी उन्होंने पिछले चुनाव में भी उसमें उन्होंने बहुत मेहनत की थी, किया था। और बंगाल के चुनाव में उनका बयान राजनीतिक है, और राजनेता तो है ही, वो राजनेता है, वो गृहमंत्री का बयान नहीं है। गृहमंत्री का बयान अगर होता तो वो दूसरी तरह की उसमें बात होती है, भाई अगर लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन है तो छुट्टी करो। लेकिन ये जो ये कह रहे हैं कि जहां तक राजनीति के अपराधीकरण की बात है वहां तक तो ठीक है, भाई कहाँ तक ठीक है, विजयवर्गीय ने ये कह दिया। बहरहाल सही बात यह है कि 1978 से मैं जानता हूँ बंगाल की राजनीति को, वहां पर राजनीतिक हत्याएं होती हैं, और इन्हीं ममता बनर्जी के लोग पहले मारे जाते थे। उसके पहले भी हमने सुना है कि कांग्रेस की जब सरकार थी, इनकी सिद्धार्थ शंकर राय की, तो भी विरोधियों को राजनीतिक रूप से मारते थे। तो वहां राजनीतिक हत्याएं होती हैं, और इसको बंद करने के लिए गृह मंत्रालय के रूप में उनको निश्चित रूप से कुछ ऐसे उपाय करनी चाहिए कि आने वाले समय में, हो सकता है कल को इनकी सरकार आ जाए,
लेकिन इसी बात को बड़ी प्रमुखता से न्यूज 18 के सामने रखी है गृह मंत्री अमित शाह ने भी। आशिका सिंह हमारी सहयोगी कोलकाता से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ गई हैं। कोलकाता में जिस तरह की स्थिति आप देख पा रही हैं, बंगाल को लेकर जो बात अमित शाह ने कही है कि हर जिले में तो बम बनाया जा रहा है वहां पर, और जिस तरह की स्थिति है टीएमसी को अब हटाना चाहती है जनता। देखिए, राजनीतिक हिंसा का इतिहास पुराना है पश्चिम बंगाल का, और फिलहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। आए दिन टीएमसी के भी बीजेपी के भी लोग मारे जा रहे हैं। ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो इस राजनीतिक हिंसा का दंश झेल रहे हैं। सबसे बड़ा बयान गृह मंत्री का पश्चिम बंगाल को लेकर ही आया है। राज्यपाल पर की भूमिका पर लगातार टीएमसी सवाल उठाती रही है, अभी भी वही सवाल उठा रहे हैं। टीएमसी की तरफ से राज्यपाल को बीजेपी का पिट्ठू कहा जाता है, वहीं राज्यपाल लगातार राज्य सरकार पर आक्रामक होते हैं किसी भी छोटी बड़ी घटना को लेकर के। तो ऐसे में टीएमसी का आरोप राज्यपाल पर, बीजेपी पर कि बीजेपी अपने पावर का इस्तेमाल करके जो है वो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। कानून व्यवस्था पर जब भी सवाल उठाया जाता है, राजनीतिक हिंसाओं की बात की जाती है, तो टीएमसी यूपी का हवाला देते हुए कहती है कि बीजेपी पहले अपने शासित राज्यों को देख ले। तो यानी आशिका ये बात वही हो गई कि आखिर किसके कुर्ते पर कितने दाग हैं यही गिनाने की नौबत। लेकिन अब ऐसे में जबकि एक बड़ा बयान गृह मंत्री की ओर से आया तो टीएमसी नेता सौगत राय ने भी अमित शाह के बयान पर जवाब दिया है। बंगाल में कानून व्यवस्था के हालात को उन्होंने एकदम ठीक बताया और बंगाल को जानबूझकर बदनाम करने की बात उन्होंने कही। There is no situation for president's rule in Bengal. I am happy that Amit Shah has made a responsible statement as a home minister. President's rule is called for when the constitutional machinery breaks down and the administration cannot be run along according to the constitution. Such a situation has not arisen. बंगाल के हालात पर गृह मंत्री का एक बड़ा बयान न्यूज 18 पर आया तो वहीं कांग्रेस अब टीएमसी के बचाव में नजर आने लगी है। झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पश्चिम बंगाल पर किए गए अमित शाह के उस दावे को गलत करार दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। बीजेपी वेस्ट बंगाल की स्थिति को खराब करने में लगी हुई जानबूझ करके, क्योंकि वहां केन प्रकारेण बीजेपी चाहती है कि वहाँ सरकार में हम घुसे, सरकार बनावें, इसी स्थिति खराब कर रही है। पूरा देश जान रहा है, पूरा देश, मैं नहीं कर रहा हूँ, देश के लोग कहते हैं कि जबरन स्थिति को खराब किया जा रहा है वहाँ। शेष जी, आप भी सुन रहे होंगे, कांग्रेस अब सीधे बचाव में आ गई है और इसीलिए नहीं अमित शाह को सियासत का माहिर खिलाड़ी कहा जाता है। क्या होगा अब बंगाल में? कांग्रेस खुद अब बचाव में ममता की दिखाई दे रही है, चुनाव अगले साल है। नहीं, तो वहाँ तो सवाल है कि बीजेपी के खिलाफ इनका मोर्चा है और अब पिछली बार देख लिया है वो जो भी करेंगे। लेकिन गृह मंत्री का बयान बहुत गंभीर है। अगर हर जिले में बम बनाने के कारखाने लगे हुए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी का ब्रेकडाउन तो है ही है। तो स्वागत राय साहब कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति शासन लगाने की बात है, तो अगर हर शहर में, हर जिले में बम बनाने की फैक्ट्री है तो फिर वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का ब्रेकडाउन है। और जाहिर है कि इन लोगों को ये डर है कि अगर ऐसा कर दिया गया तो फिर ये सत्ता का जो उन्होंने बताया ना गठजोड़ जो है विजयवर्गीय ने, क्रिमिनल और सत्ता, राजनीतिक पार्टी और सत्ता अफसरों का गठजोड़ राजनीतिक हत्याएं करता है। तो ये गृह मंत्री की ओर से भले ही यही साफ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब समझना ये भी है कि कानून व्यवस्था प्रदेश में अगर इस तरह से है तो ये बड़ा हमला है गृह मंत्री अमित शाह का। न्यूज 18 से खास बातचीत में जो बात उन्होंने कही। और अब ऐसे में एक और खास खबर भी है, क्योंकि अब आपके लिए खुशियों का दरवाजा खुल गया है। अमेज़न का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू हो गया है और बड़ी डील, शानदार ब्रांड के साथ कीजिए ढेर सारी शॉपिंग। खुशियों का दरवाजा खोले Amazon